सर डायग्राम बनाकर बताइएगा। 12 में लिख पाते हैं, बहुत दिक्कत होता है सर पढ़ने। सही रहता है सर। जहाँ पर डायग्राम बहुत जगह नहीं होता है, कोई फैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, वो फैक्ट भी आपके पास रहना चाहिए ना। चलिए डायग्राम बताते। सबसे पहले तो ये आप लोग को याद होगा विजयनगर राज्य, ठीक है। विजयनगर राज्य में हम बताए कि विजयनगर राज्य के अंतर्गत पहला था संगम, दूसरा था सालू, तीसरा था तुलु और चौथा था आरविडू, है ना। और आरविडू राज्य का जब अंत होता है तो यहां पर आ जाता है आर्यार या फिर वाडियार वंश, ठीक है। एक छोटा सा राजवंश है आर्यार और वाडियार वंश। आर्यार और वाडियार वंश के शासन के ही अधीन था मैसूर। मैसूर पर जब शासन इस वंश का था, इस वंश का अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक, उसका नाम था चिक्का कृष्णराज, ठीक है। चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज एक बच्चा है, ठीक है। मतलब समझिए कि इसको हटा करके हैदर अली सुल्तान बनता है और सुल्तान बनने के बाद उसका बेटा भी सुल्तान बनता है, और जब उसका बेटा मर जाता है फिर ये राजा बन जाता है। इतना छोटा है, 3 साल, 3.25 साल का था ये। जब ये राजा हुआ क्या कि चिक्का कृष्णराज जब शासक बना तो ये इसका सारा निर्णय 2 भाई लेते थे। एक का नाम था देवराज और दूसरा का नाम था नंदराज। एक का नाम देवराज था और दूसरे का नाम जो है नंदराज था। देवराज जो है वो वजीर के पोस्ट पर था और नंदराज जो है वो मीर बख्शी के पोस्ट पर था, है ना। मतलब ये जो है ये प्रधानमंत्री है और ये जो है ये सेनापति है। इस राज्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो 2 राज्य हैं। इस राज्य के इसका जो शत्रु है वो एक है मराठा, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा है हैदराबाद। ये तीनों जो हैं वो मैसूर के शत्रु हैं। ये तीनों की इच्छा है कि मैसूर जो है वो उसके कब्जे में हो। सबसे महत्वपूर्ण जो शत्रु है वो है मराठा। ऐसे में नंदराज के अधीन एक सूबेदार है, मैसूर के सेना में सूबेदार है हैदर अली। हैदर अली अपनी सैन्य योग्यता से, अपने सैन्य अनुभव से कई बार मराठा सैनिकों को पराजित किया और मराठों को पराजित करके मैसूर राज्य को लूटने से बचाया। तो इसकी सैन्य योग्यता के कारण, हैदर अली की योग्यता के कारण नंदराज ने इसे क्या किया, फौजदार बना दिया। सूबेदार के बाद इसको क्या बना दिया, फौजदार। और फौजदार बना दिया एक जहां का फौजदार बना वो है डिंडीगुल। क्वेश्चन पूछेगा हैदर अली कहां का फौजदार था, तो डिंडीगुल का। डिंडीगुल जो सैन्य छावनी है, मिलिट्री स्टेशन है, आज भी है।
नंदराज ने इसे डिंडीगुल मिलिट्री स्टेशन का फौजदार अपॉइंट कर दिया। और जब फौजदार अपॉइंट कर दिया तो इसने क्या किया, इसकी पटती बहुत थी किससे, फ्रांसीसियों से। इसने फ्रांसीसियों के सहयोग से, हटा दे इसको, हाँ क्या हुआ, नंदराज सेनापति, ये वजीर, मीर बख्शी को सेनापति ना बोलते हैं, मुगल भूल गए, मीर बख्शी सेनापति, मीर बख्शी मतलब सेनापति, वजीर मतलब प्रधानमंत्री। हो गया, हो गया। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल सैन्य छावनी को यूरोपीय पद्धति पर विकसित किया। फ्रांसीसियों से यूरोपियन जो सो आर्म्स टूल्स ये सब लिया, फ्रांसीसियों से ट्रेनिंग दिया और ये यूरोपियन पैटर्न पर डेवलप हो गया। और जब ये यूरोपियन पैटर्न पर डेवलप हो जाता है तो इससे नंदराज बहुत खुश होता है, ठीक है, और नंदराज इसे उप सेनापति बना लिया, उप सेनापति बन गया। इस उपलब्धि के उपरांत देखेंगे कि नंदराज को जो है ये उप सेनापति बना देता है, नंदराज इसको उप सेनापति बना देता है। और जब उप सेनापति बनाता है ये मौका देख करके नंदराज और देवराज दोनों की हत्या कर देता है और खुद कृष्णराज का संरक्षक बन गया। कुछ समय के बाद कृष्णराज को भी उसके पद से हटा देता है। हैदर अली नंदराज देवराज की हत्या कर दिया और कृष्णराज को पद से हटाकर क्या किया, स्वयं मैसूर का सुल्तान बन गया, स्वयं जो है मैसूर का सुल्तान बन गया।
गया? हो गया? अब देखिए, मैसूर का सुल्तान बन गया। इसके पास पहला सुल्तान, पहला के 2 ही सुल्तान है, दोनों भारत के हैं। जब ये मैसूर का सुल्तान बना, इसके पास लेटेस्ट वेपन्स है, लेटेस्ट आर्मी है, अपडेटेड आर्मी है, फ्रेंच जैसा फ्रेंड है। अब इसका टक्कर जो होगा नेक टू नेक मराठों से होगा। लोग बोलते हैं ना कि देखिए अभी जो ट्रेंड है, हकीकत है, टीपू सुल्तान से बड़ा भारतीय राष्ट्रवादी कोई नहीं है। जितने मुस्लिम लीडर हैं उनमें से इससे खतरनाक वो सिर्फ भारत के लिए जीता था। जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करता था उसको बहुत मारता था, चाहे वो मराठा क्यों ना। ये अभी जो ट्रेंड है कि टीपू सुल्तान एंटी नेशनलिस्ट था, एंटी हिंदू था, उसका एक ही कारण है कि वो मराठों को बहुत मारता था। इसलिए मारता था क्योंकि अब मराठा चापलूसी करेंगे अंग्रेज का, और ये अंग्रेज को देखना पसंद नहीं है इसे। दक्षिण भारत में अंग्रेजों से मुक्त चाहता था ये, कि अंग्रेजों का इंटरफेयर ना हो। तो यहां पर क्या होगा कि टीपू सुल्तान के जो हैदर अली जो है, ये हैदर अली को जब सहयोग किया था फ्रांसीसियों ने, तो फ्रांसीसियों को ये व्यापार में कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान किया। और हैदर अली के सहयोग से फ्रांसीसी भारत में मजबूत भी हुए, और जब मजबूत हुए तो यहीं से वो अपना व्यापार का विस्तार करते करते बंगाल तक पहुंच जाएंगे। बंगाल में भी इसकी शक्ति मजबूत होगी, और जब फ्रांसीसियों का विकास होगा ये अंग्रेजों को देखना पसंद नहीं है। फ्रांसीसियों का जब तेजी से विकास हो रहा था, मैसूर के द्वारा सुविधाएं दी जा रही थी, हैदर अली उसको सुविधा दे रहा था, तो सेम फैसिलिटी चाह रहे थे कौन? अंग्रेज। कि जिस प्रकार से आप फ्रांसीसियों के साथ समझौता किए हैं, जिस प्रकार की सुविधा दे रहे हैं मैसूर राज्य में, वैसा ही सुविधा आप ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दो। मैसूर ने, हैदर अली ने वो सुविधा इन लोगों को देने से इनकार कर दिया। और जब मैसूर ने वो सुविधाएं, व्यापारिक सुविधाएं अंग्रेजों को देने से इनकार कर दिया, तो अब हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मतभेद बढ़ने लगा। और जब मतभेद बढ़ने लगा तो अंग्रेज इससे नेक टू नेक फेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसको पता था कि इसको कहीं और चोट देना है। तो फ्रांसीसियों का एक फैक्ट्री था माहे में। माहे जो है वो कर्नाटक राज्य में था, और कर्नाटक राज्य के अंतर्गत था। तो कर्नाटक का जो नवाब है वो अंग्रेजों का मित्र है। फ्रांसीसियों का मित्र हैदर अली है, और कर्नाटक का जो नवाब है वो अंग्रेजों का मित्र है। तो अंग्रेजों ने नवाब के सहयोग से फ्रांसीसियों की जो कंपनी है माहे में, उस पर आक्रमण कर दिया, उसको लूट लिया। और जब उसको लूट लिया तो ये माहे पर आक्रमण नहीं था, ये हैदर अली पर आक्रमण था। हैदर अली ने इसको अपने ईगो पर ले लिया, और अंग्रेज और हैदर अली के बीच में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, जिसका कारण है माहे। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी कंपनी का माहे पर आक्रमण के कारण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, एक तरफ है अंग्रेज, मराठा, निजाम,
और कर्नाटक। ये तीनों चारों एक तरफ है और दूसरी तरफ अकेला है हैदर अली। दूसरी तरफ जो है वो अकेला है, कौन? तो हैदर अली। 1767 से 1769 तक ये युद्ध होता है। 1767 से 1769 तक यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में हैदर अली ने इन चारों को बुरी तरह से पराजित किया। सर निजाम है, निजाम, अच्छा आप लिखते हैं निजाम, निजाम, हैदराबाद का निजाम। हो गया? 1 मिनट तो इस युद्ध के बाद सेवनटीन 1769 में मद्रास की संधि हुई और मद्रास की संधि के अनुसार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हो गया। क्या था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि का शर्त? अंग्रेज जो भी जमीन पर कब्जा किए थे फ्रांसीसियों का या फिर मैसूर का, वो लौटाएंगे। वो लौटा दिया। इसके बदले मैसूर ने भी जो जमीन पर कब्जा किया था वो भी अंग्रेजों को लौटा दिया। लेकिन इन्होंने ये शर्त लगा दी कि इसी शर्त पर लौटाएंगे कि उसके जो शत्रु है, मैसूर के जो शत्रु हैं, हैदर अली के शत्रु हैं, इन सब के साथ सहयोग नहीं बनाएगा और इन सब के साथ किसी भी प्रकार का अंग्रेज संबंध नहीं रखेगा। और जब संबंध नहीं रखेगा तो मराठा और निजाम के पास कोई चारा नहीं था। अब अंग्रेज नहीं तो चलो हैदर अली से ही, वो हैदर अली से दोस्ती कर लेंगे। तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, उस दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा और निजाम हैदर अली की तरफ रहेंगे। तो यहां पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है और इस युद्ध का अंत होता है किससे? तो मद्रास की संधि से। हो गया? देखिए अभी तो था कि अंग्रेज जो है वो प्रथम जो मद्रास की संधि हुई, मद्रास की संधि के अनुसार ये शर्त थी कि अंग्रेज किसी भी प्रकार का शर्त या समझौता मराठा और निजाम से नहीं रखेंगे। लेकिन यह शर्त नहीं था कि हैदर अली भी नहीं रखेगा। ऐसे में हैदर अली ने मराठा और निजाम के साथ जब समझौता कर लिया तो यह समझौता अंग्रेजों ने यह माना कि मद्रास की संधि का उल्लंघन है। और जब मद्रास की संधि का उल्लंघन है तो ऐसे में फिर से अंग्रेज और हैदर अली के बीच दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का वक्त होगा। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84। 1780 से 84 क्या हुआ इसमें? इस युद्ध में मैसूर के साथ, इस युद्ध में मैसूर के साथ निजाम और मराठा है, निजाम और मराठा है। युद्ध की शुरुआत कैसे होती है? हैदर अली ने अंग्रेजों के मित्र कर्नाटक पर 1780 में
आक्रमण कर दिया। कर्नाटक जो है अंग्रेजों के साइड था और ऐसे में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के समर्थन में खड़ा हो गया कौन? अंग्रेज। तो क्या इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल का गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। और इसने दूसरे युद्ध में इसने आयरकूट को हैदर अली के विरुद्ध भेजा। हैदर अली के विरुद्ध भेजा। यहां दो क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो सर आयरकूट ने। आयरकूट, आयरकूट, सर आयरकूट। हटा दें। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध लड़ा गया। इसमें आयरकूट ने हैदर अली को पराजित कर दिया। परंतु कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए क्योंकि वह हैदर अली को गिरफ्तार नहीं कर पाया। हैदर अली पोर्टनोवा के युद्ध में पराजित हो जाता है। आयरकूट की जीत होती है 1781 ईस्वी में, लेकिन हैदर अली यहां से भाग निकलने में सफल हुआ और जैसे ही बच करके निकलता है 1782 में अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया। इस युद्ध में घायल होने के कारण (1782) में हैदर अली की मृत्यु हो गई। युद्ध के दौरान ही 1782 ईस्वी में, मतलब जीता हुआ युद्ध, जब वो जीत चल चुका होता है तभी उसके पास जो बॉम्ब रहता है वही फट जाता है। जिस तरह से शेर शाह की अपने ही बम से मृत्यु हो गई थी, उस तरह से इसका भी अपने ही बम से मृत्यु हो जाता है। तो 1782 ईस्वी में
जीत के उपरांत घायल हो जाने के कारण 1782 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के उपरांत, इसके उपरांत युद्ध के मैदान में टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक हुआ। युद्ध के मैदान में टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक होता है। हो गया। हटा दे। मैथ्यू और मैकार्टनी, मैथ्यू, जनरल मैथ्यू एंड मैकार्टनी। इसलिए नहीं आता है 100 ऑप्शन में, जो जो ऑप्शन आता है वो सब लिखिए। तो यहां पर जो है, जब टीपू सुल्तान राजा बनेगा ना, तो टीपू सुल्तान के राजा बनते हैं, ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान सामान्य आदमी नहीं था। और ये बात लॉर्ड वेलेस्ली जानता था, इसको पराजित कोई सामान्य आदमी नहीं कर सकता, इसको घेर करके ही मारा जा सकता है। पता है टीपू सुल्तान को कौन मारा है? जो नेपोलियन को मारा है, उसको स्पेशली बुलाया गया था। उसका नाम है आर्थर वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली का भाई। आर्थर वेलेस्ली इसको मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देता है इंटरनली। वरना जिसका स्टेटमेंट हो, एक दिन शेर का जियो 1000 दिन गीदड़ का नहीं, तो समझ सकते हैं कैसा आदमी होगा। तो यहां पर जब ये राजा बनता है युद्ध के मैदान में, तो 2 सेनापति रहते हैं, कैप्टन, 2 कैप्टन रहते हैं अंग्रेजों का, मैथ्यू और मैकार्टनी, ये दोनों को पराजित कर देता है। अब अंग्रेजों को ये आभास हो जाता है कि हम लोगों के हाथ से कर्नाटक निकल जाएगा, और जब कर्नाटक को खो देगा तो किसी तरह से बीच में मीडिएटर ढूंढते हैं कि किसी तरह से टीपू सुल्तान के लग जाए कि हम लोग दोनों मिलकर के पैचअप कर लेते हैं। तो कर्नाटक के नवाब के मीडिएटरशिप से दोनों के बीच समझौता होता है, और समझौता के दौरान यही गलती कर देता है टीपू सुल्तान। बट गलती ये कर देता है कि उन लोगों के साथ थोड़ा सा लिबरल ट्रीटमेंट करता है। 1784 में जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत होता है, तो इस युद्ध के बाद एक संधि होती है, मंगलौर की संधि। और मंगलौर की संधि में भी अंग्रेजों को अगर टीपू सुल्तान चाहता तो अपमानित कर सकता था, बट टीपू सुल्तान ने और हैदर अली ने अंग्रेजों से जो जो चीज जीता था वो लौटा दिया। और जब लौटा दिया तो यहीं पर अंग्रेजों को खड़ा होने का मौका मिल गया। भारत में टीपू सुल्तान अब एक बड़ी शक्ति के रूप में था। अंग्रेज अब इससे डायरेक्ट चैलेंज नहीं दे सकते थे। ऐसे में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ जो खड़ा है फ्रांसीसी, उसको कमजोर करने पर ठान लिए। और उसको कमजोर करने पर जो ठान लिए, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, कर्नाटक युद्ध याद है ना? कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से कमजोर कर दिया था। भारत में नहीं, यूरोप में। भारत में फ्रांसीसी भी कमजोर नहीं है, बस एक आदमी को भेज देता, फिर अंग्रेज बैकवर्ड पर चले जाते हैं, और वो है डुप्ले। लेकिन चूंकि वो यूरोप में हार चुके थे फ्रांसीसी,
तो पेरिस की जो संधि होती है तीसरा कर्नाटक युद्ध के बाद, उस तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की सैन्य शक्ति छीन ली गई, फ्रांसीसियों का सेना रखने का अधिकार छीन लिया गया, किसी भारतीय शासक के साथ समझौता नहीं कर सकते थे, किसी भी कंपनी के साथ मिलकर के व्यापार नहीं कर सकते थे। ये जब सारी शक्तियां फ्रांसीसियों से छीन लिया गया तो अब एक व्यापार कंपनी के रूप में बच गया, मर्चेंट कंपनी के रूप में बच गया, किसी पावर के रूप में, पॉलिटिकल पावर उसके पास नहीं रहा। और जब पॉलिटिकल पावर नहीं रहा तो जो यूरोपियन पैटर्न पर जो आर्मी होता है, यूरोपियन पैटर्न पर जो युद्ध होता है, उसका अनुभव टीपू सुल्तान को नहीं मिलेगा। और जब उसका अनुभव टीपू सुल्तान को नहीं मिलेगा तो यहीं से टीपू सुल्तान हारता चला जाएगा। यहां पर देखेंगे क्या कि जब मंगलौर की संधि होती है तो मंगलौर की संधि के कुछ समय पहले तक मराठा और निजाम अंग्रेज से मिल गए। पहले तो थे हैदर अली के पास, लेकिन टीपू सुल्तान जब नेतृत्व करता है तो मराठा और निजाम जो है वो कहां चले जाते हैं? अंग्रेज के पास। क्यों? क्योंकि पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली हार चुका है, हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है। अब उसे लग रहा है कि यहां पर मैसूर कमजोर हो जाएगा, तो ये दोनों जो है सो कहां मिल गए? अंग्रेजों के पास। और जब अंग्रेजों के पास मिल गए तो टीपू सुल्तान मंगलौर की संधि में भी शर्त रखा था कि निजाम और मराठा के साथ वो समझौता नहीं करेगा। फिर वही ट्रीटमेंट होगा, अंग्रेज उन्हीं के साथ समझौता करेंगे और अंततः तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। एक और चीज फैक्ट लिख लीजिए पहले कि 1784 में ये लिख लेते, मंगलौर की संधि लिखे थे 1784 में मंगलौर की संधि से, 1784 में मंगलौर की संधि से, मंगलौर की संधि से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हो गया। अंत हो गया, हो गया। अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये कब हुआ? तो 1790 से 92। इस युद्ध में अंग्रेजों के साथ मराठा और निजाम थे। वहीं इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। हाँ, स्वयं। इसीलिए तो आया था पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो एक कंपनसेशन एक्ट था ना, ये चाह रहा था, क्योंकि जब हम आपको बता चुके हैं कि कॉर्नवालिस जो है वो अमेरिका का गवर्नर जनरल है। जब ब्रिटेन का गुलाम था अमेरिका, तो उस समय ये अमेरिका का गवर्नर जनरल है। और जब अमेरिका आजाद हो जाता है तो ये भारत आता है।
और जब ये भारत नहीं ब्रिटेन आता है, और ब्रिटेन आता है तो ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार जो है वो इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके भेजता है। तो ये जाता नहीं, बोलता ना वहां पर रेवेन्यू टैक्स चंदा कलेक्शन के लिए नहीं है, हमको एक ही शर्त पर वहां जाएंगे जब हमको वहां पर आर्मी का हेड बनाओगे। तो रेवेन्यू कलेक्शन और आर्मी हेड दोनों एक साथ ये है, ये आता है। और जब आता है तो आने के साथ ही सबसे पहले ये बंगाल में रिफॉर्म करता है, क्या? सिविल सिस्टम, है ना। और जब सिविल सिस्टम रिफॉर्म करता है तब मिलिट्री पावर को और सिविल पावर को अलग कर देता है और ये खुद लीड करेगा आर्मी को। और ऐसे में टीपू सुल्तान के खिलाफ कॉर्नवालिस जो है वो क्या करता है, नेतृत्व करता है और श्रीरंगपट्टम को घेर लेता है। श्रीरंगपट्टम, ये श्रीरंगपट्टम क्या है? तो मैसूर की राजधानी, मैसूर की राजधानी को घेर लिया। श्रीरंगपट्टम मैसूर की राजधानी को कॉर्नवालिस जो है घेर लेता है। सत्रह सौ 92 में कॉर्नवालिस और टीपू के बीच श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। हो गया। जब श्रीरंगपट्टम की संधि हुई तो श्रीरंगपट्टम की संधि से मैसूर का तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या होता है, अंत हो जाता है। बहुत ही अपमानजनक संधि है ये। क्या संधि था? संधि की शर्त ये थी कि टीपू सुल्तान के पास जो आर्मी है उस आर्मी का 1/5 आर्मी रहेगा। दूसरी शर्त ये थी कि टीपू सुल्तान किसी भी बाहरी किसी अन्य राज्य से समझौता नहीं करेगा। तीसरी शर्त यह थी कि टीपू सुल्तान के 2 बेटे हैं, ये दोनों बेटे बिगाड़ के रूप में ब्रिटिश सरकार के पास बंधक रहेंगे। और ये शर्त टीपू सुल्तान को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। टीपू सुल्तान के बच्चों को अंग्रेजों ने बंधक बना करके अपने पास रख लिया इस शर्त पर कि वह फिर से खड़ा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र न रच सके। श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हो जाती है, उसकी प्रशासनिक शक्ति कमजोर हो जाती है। यही नहीं, मैसूर का वो राज्य जो मराठों से सटा हुआ था वो मराठों को दे दिया गया, जो कर्नाटक से सटा हुआ था वो कर्नाटक को दे दिया गया, और जो निजाम से सटा हुआ था वो निजाम को भी दे दिया गया। इसीलिए कॉर्नवालिस का एक स्टेटमेंट है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंने अपने शत्रुओं को बिना मजबूत बनाए शत्रु को हरा दिया। उसके भी शत्रु है, मराठा और निजाम उसके भी शत्रु हैं, लेकिन उसने एक शत्रु को बिना मजबूत किए दूसरे शत्रु को क्या किया, पराजित कर दिया। और जब दूसरे शत्रु को पराजित कर दिया तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम में सिर्फ बंधक बनकर के रह गया, शासक के रूप में उसके पास अब कोई शक्ति नहीं रही। वह लाख कोशिश किया फ्रांसीसियों से संपर्क बनाने के लिए। क्या क्या किया? फ्रेंच जब रेवोल्यूशन हुआ था तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडियोलॉजी क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रूल्स ऑफ लॉ। इन सबको एक साथ जो बताया जाता है वो बताया जाता है सिंबल ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का चिन्ह। इसने टीपू सुल्तान ने फ्रांस के सम्मान में श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया था, इंडिपेंडेंट ट्री लगाया था, जो मैसेज देता था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में 2 क्लब थे। एक क्लब था जैकोबिन क्लब और दूसरा क्लब था जिरोंदिस्ट क्लब।
जैकोबिन जो क्लब था, ये जैकोबिन क्लब एलिट क्लास के लोगों का था, और जिरोंदिस्ट जो क्लब था वो लोकल लोगों का, सामान्य लोगों का क्लब था। टीपू सुल्तान जिरोंदिस्ट क्लब की सदस्यता लेता है। इतना करने के बाद भी टीपू सुल्तान को फ्रांसीसियों का साथ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो पेरिस की संधि के तहत मजबूर थे। पेरिस का शासक उन्हें यह इजाजत नहीं दे रहा था। फ्रांसीसियों को जब वो नहीं बना पाया, तब 1799 में वो खुद तय किया कि अब अकेला या तो मार के आएंगे या मर के आएंगे। उसको पता था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूं, फिर भी उसने अंग्रेजों पर हमला किया और 1799 ईस्वी में अपने दरबार में ही मारा गया। चौथा आंग्ल मैसूर जब युद्ध होता है, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, और उसकी हत्या करने के बाद जो चिक्का कृष्णराज है, क्योंकि इसके बेटे को तो बंदी बना लिया था, इनके बेटों को मैसूर राज्य ना सौंप करके चिक्का कृष्णराज को मैसूर का शासक बनाता है और मैसूर के साथ सहायक संधि कर लेता है, सब्सिडी अलायंस कर लेता है, और उसे भी ब्रिटिश राज्य का अंग बना लेता है। ठीक है, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799। इस युद्ध से पहले, इस युद्ध से पूर्व टीपू ने फ्रांसीसियों से सहयोग पाने के लिए श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब की, जैकोबिन क्लब सदस्यता लिया। जैकोबिन क्लब की सदस्यता लिया। हो गया? हो गया? इसने फ्रांसीसियों के मित्र काबुल, मॉरिशस, वर्साय में अपना दूत भेजा। जो फ्रांसीसियों के जो मित्र थे उनसे भी संपर्क किया अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन वहां से भी इन लोगों को साथ नहीं मिला। 1796 में काबुल, मॉरिशस, 1796 में टीपू ने नौसेना बोर्ड का गठन किया। नौसेना बोर्ड का गठन किया, बोर्ड ऑफ नेवी।
गया? मित्रों से सहयोग नहीं मिलने पर, नहीं प्राप्त होने पर 1799 में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। 1799 में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई। टीपू के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट लिखे। पहला, टीपू ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाला सिक्का जारी किया। टीपू ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाला सिक्का जारी किया। टीपू ने श्रृंगेरी मठ कर्नाटका में है, 4 मठ बनाए थे ना शंकराचार्य, उनमें से एक मठ है श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ को दान दिया तथा पुनर्निर्माण करवाया। नेक्स्ट, उसने भूराजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए, लैंड रेवेन्यू, उसने भूराजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से किसानों से राजस्व वसूल किया। टीपू सुल्तान को अंग्रेज सीधा साधा दैत्य कहते थे। नेक्स्ट, मैसूर विजय के उपलक्ष्य में वेलेस्ली को मैसूर विजय के उपलक्ष्य में वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि दी गई। मार्क्विस, वेलेस्ली जो है ना, यही का नेतृत्व किया था। वेलेस्ली को
मार्क्विस की उपाधि दी गई। योद्धा होता है इसका मतलब। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत मैसूर राज्य का उत्तराधिकारी, मैसूर राज्य का उत्तराधिकारी आड्यार वंश के शासक आड्यार वंश के शासक चिक्का कृष्णराज को बना दिया गया। चिक्का कृष्णराज को बना दिया गया। तथा अंग्रेजों ने चिक्का कृष्णराज के साथ सहायक संधि करके, चिक्का कृष्णराज के साथ सहायक संधि करके, चिक्का कृष्णराज के साथ सहायक संधि करके ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बना लिया। ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बना लिया। हो गया। तो ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चार तरफ से अंग्रेजों ने भारत को घेर लिया। अब जो छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं, जैसे एक है अवध, दूसरा है हैदराबाद, और इन सब के बाद बहुत छोटे छोटे रियासत बचेंगे। ये छोटे छोटे रियासत को जीतने के लिए अंग्रेज जो पॉलिसी लाए, इन सब के साथ तो युद्ध कर रहा है। इसके बाद अंग्रेज जो पॉलिसी लाएगा, वो दो पॉलिसी है। पहला पॉलिसी है सहायक संधि की पॉलिसी, जिसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। और सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी सबसे पहले भारत में लाया था डुप्ले से सीखा था लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली जो है भारत में इसको इस तरह से लागू किया कि भारत में जो देसी रियासत थे वो सैन्य रूप से और विदेश नीति के रूप से इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों कमजोर हो जाते हैं। और जब दोनों कमजोर हो जाते हैं, दोनों की निर्भरता ब्रिटिश कंपनी पर हो जाती है, तो बाद में आता है कौन? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी जो है वो एक पॉलिसी लाता है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत, राज्य हड़प की संधि के तहत डलहौजी ने कुछ शर्तें और कुछ कंडीशन रख दिया। उन शर्तों के अनुसार अगर कोई देश या कोई राज्य नहीं आता था तो उसको ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाता था। अगर किसी ने उसका विरोध किया तो उसको तलवार के दम पर ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाता था। और देखते ही देखते भारत को पूरी तरह से अंग्रेजों ने क्या किया? अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। अब बचेगा एक राज्य, और वो है मुगल बादशाह, जो अभी भी नाम मात्र का कहां बैठा हुआ है? लाल किला। इसी बीच जो भारत की एक चीज ध्यान रखिएगा, होगा क्या कि अंग्रेजों ने पूरे भारत को जीता जो है, वो जीतने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी का सहयोग लिया तो वो है मध्य भारत के सैनिकों का। मध्य भारत के जो सैनिक थे वो अंग्रेजों को जीत करके पूरा देश दे दिए। और जब जीत करके पूरा देश दे दिए, तब तक तो मध्य भारत के सैनिकों को कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको पेमेंट मिल रहा था, सैलरी मिल रहा था। लेकिन जिस देश को जीत करके वो अंग्रेजों को दे रहे थे, उस देश की दुर्दशा उनको पता था कि वो दुर्दशा क्या हो रहा है। जैसे ही अंग्रेजों ने अवध को जीता, ये सैनिक भड़क गए कि अब तो वही हाल होगा जो हाल उन राज्यों का है।
तो अवध के सैनिकों ने पूरे देश को जीत करके अंग्रेजों को दिया, और ज्यों ही अंग्रेज अवध पर हमला करते हैं, यही सैनिक उठ करके खड़े हो जाएंगे, और जिसका परिणाम होगा 1857 का विद्रोह। तो हम 1857 का विद्रोह पढ़ाते नहीं, इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि अभी राजनीतिक कारण आपको पढ़ाते आ रहे हैं। 1857 की क्रांति में क्या पढ़ते? राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, और एक है तात्कालिक कारण। हम राजनीतिक कारण अभी बताते आ रहे हैं, जो भी अभी पढ़ा रहे हैं ये 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण है। हम अलग से कई चैप्टर पढ़ाएंगे जो सामाजिक कारण भी होगा, धार्मिक कारण भी होगा, आर्थिक कारण भी होगा। बस हम थोड़ा दो दिन बता देंगे कि क्या होगा आर्थिक कारण, वो आपको एक आइडियल दे देंगे कि 1857 की क्रांति का जड़ यही है। बाद में 1857 की क्रांति में बस एक टॉपिक बताएंगे, और वो टॉपिक है कंटेम्पररी काउज, तत्कालीन कारण। सबसे जो लेटेस्ट जो कारण था वो क्या था। बाद में 1857 की जब क्रांति होगी तो 1857 की क्रांति के बाद जो आपको पॉलिटी में बताए कि इंडियंस को ये आभास होगा कि हम बिखरे हुए हैं, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। हम जब तक यूनाइट नहीं होंगे तो बिना यूनाइट हुए हमारे पास पॉलिटिकल यूनिटी नहीं आएगी, और जब पॉलिटिकल यूनिटी नहीं आएगी तो हम अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाएंगे। तब इसी 1857 का दुष्परिणाम का जन्म होगा कांग्रेस। ठीक है, तो 1857 के लिए ये मत बोलिएगा सर पढ़ाए नहीं, वो पढ़ा अभी से, मतलब 3-4 क्लास से शुरू है वो। हम जिस समय 1857 का टॉपिक बताएंगे वो आधा घंटा 1 घंटा का क्लास, वो उसी समय कंसाइज कर देंगे। ठीक है, तो आ जाइए।